आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के चैप्टर में मध्यस्थों का उदय पढ़ेंगे। देखो, हमने स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली समझ ली थी। अब स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मध्यस्थों का उदय। अब होता क्या है मध्यस्थों का उदय? देखो, मध्यस्थ अगर मैं कहूँ तो मिडल, ठीक है, मिडल और उदय यानी मिडल मैन का उदय। अब मिडल मैन आपने शब्द सुना होगा, है ना, जिसे हमने शाब्दिक भाषा में कहूँ या सिंपल भाषा में कहूँ दलाल है, वॉटवार करवाने वाला, मारवाड़ी में वॉटवार करवा रहा है, सबसे अच्छा शब्द है दलाल, है ना। एजेंट, ये जो शब्द के रूप में जिन्होंने काम किया वो क्या थे? मध्यस्थ थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब विदेशी व्यापार बढ़ गया तो मध्यस्थों का उदय होना बहुत जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी। बड़े व्यापार करने के लिए क्या होता था, विदेश में व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा पैसा की जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए क्या, कहीं ना कहीं मध्यस्थों का उदय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार करता है उसमें कई जोखिम्स होते हैं, कई तरह के उधार लेने पड़ते हैं, कई प्रकार के ऋण की आवश्यकता, वित्त की आवश्यकता होती है। वो कैसे होगी? इसलिए मध्यस्थों का उदय हो गया। तो इसमें पढ़ते हैं, व्यापार के विकास में मध्यस्थों का प्रमुख भूमिका रही। अगर मध्यस्थ नहीं रहते होते, अगर मध्यस्थों का उदय नहीं होता तो शायद इतना भारत का व्यापार इतना ज़्यादा फैला हुआ और विस्तृत नहीं होता। तो भारत का फैला हुआ और विस्तृत व्यापार होने के पीछे कहीं ना कहीं मध्यस्थों का उदय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर इसने क्या कहा, उन्होंने व्यापार और विशेषकर विदेशी व्यापार का जोखिम वहन करने की जिम्मेदारी लेकर निर्माताओं को वित्त सुरक्षा प्रदान की। अब मध्यस्थों ने क्या सुरक्षा प्रदान की? सबसे पहले किसको फायदा दिया? व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्होंने विशेषकर विदेशी व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया। देखो, व्यापार में तो उन्होंने हेल्प की, साथ साथ सबसे ज़्यादा किसको बढ़ावा दिया? विदेशी व्यापार को। और जो विदेशी व्यापार करने में जो जोखिम वहन करने की जो जिम्मेदारी थी वो किन्होंने ले ली? मध्यस्थों ने ले ली। जोखिम जिम्मेदारी लेकर निर्माता और वित्त सुरक्षा प्रदान की, है ना। जो निर्माता थे, है ना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके एक ऐसे निर्माताओं को वित्त की सुरक्षा दे दी, वित्त यानी धन की सुरक्षा प्रदान कर ली, ठीक है। फिर क्या हुआ? इससे कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर दोनों प्रकार के माल को वितरक शामिल थे। इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? इसमें कमीशन भी बैठता था। सीधी सी बात, अगर मैं जोखिम कम करूंगा तुम्हारा तो मुझे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कई एजेंट थे, कई दलाल थे, कई फुटकर व्यापारी थे, दोनों प्रकार के माल के वितरक शामिल थे। हर तरह के माल के वितरक इसमें क्या थे? शामिल होते थे। विदेशी व्यापार का बढ़ता हुआ एशिया में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुओं को लाया और इसकी बड़ी राशि भारत की ओर रही। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब विदेशी व्यापार बढ़ने लगा और मध्यस्थ का उदय होने लगा तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? भारत को हुआ। कि सोने और चांदी के बहुमूल्य जो धातुएं भारत की तरफ आने लगी, उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलना था? पूरे एशिया में व्यापार फैल गया। विदेशी व्यापार फैलना मतलब पूरे एशिया में क्या हो गया था, है ना, व्यापार फैल गया। पर सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने लगा? भारत को होने लगा। कि और जब से ज़्यादा इसकी आवक किसकी तरफ रही? भारत की ओर रही। तभी तो अगर भारत में सोना चांदी इतना बढ़ गया था, इसलिए भारत को क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? फिर आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये नेक्स्ट पॉइंट है जगत सेठ। अब जगत सेठ क्या होता था? देखो, सेठ जैसे संस्था है ना, कि सेठ जी पैसा दे दो, लाला जी पैसा दे दो, ये वो वाली संस्था है। कहने का मतलब अब विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए मध्यस्थों के रूप में कहीं ना कहीं जगत सेठ जैसी संस्था शुरू हो गई। इन लोगों के पास जाते थे, जगत सेठ जैसे संस्थाओं के पास लोग जाते थे, पैसा ले लेते थे, माल ले लेते थे, है ना, जोखिम के लिए उनसे वित्त के पोषण के रूप में कार्य करने की वाली संस्थाएं थी, ठीक है। इनका भी विकास हुआ और ये विकास का इनका जो जगत से जो संस्थाएं चली थी वो कहाँ तक चली थी? मुगल काल और ईस्ट इंडिया कंपनी तक भी चलती रही। उनका प्रभाव उन दिनों तक भी बहुत प्रभाव रहा। मतलब ये उस समय भी जगत सेठ जैसी संस्थाएं चल रही थी। उस समय भी क्या है, लोग उधारी के लिए इन्हीं के पास आते थे, जगत सेठ जैसी संस्थाओं के पास ही आते थे। क्लियर? फिर नेक्स्ट, बैंकरों ने न्यासों का मतलब जैसे ट्रस्टी, अध्यक्ष निधि, एंडामेंट के निष्पादन के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बैंकिंग प्रणाली शुरू हुई। तो बैंकिंग प्रणाली में ट्रस्टी बनने लगे। ट्रस्टी जानते हो, है ना, जैसे इस स्कूल के ट्रस्टी, तो स्कूल के कर्ता धर्ता, समस्त स्कूल के बड़े फैसले वो लेते हैं।
तो बैंकों के समस्त बड़े फैसलों के रूप में न्यासों, ये जो नियम और बनाते हैं वो ट्रस्टी का निर्माण होने लगा। अक्षय निधि यानी एंडामेंट्स, तो कुछ नियम रेगुलेशन बनने लगे, ठीक है। और ये कार्य इस प्रकार बैंकों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। इन कामों से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने लगे, ऋण सुविधा उपलब्ध हुई, वित्तीय पोषण की सुविधा उपलब्ध हुई, विदेशी व्यापार और व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी व्यापार का वित्त पोषण ऋण से होता था, यद्यपि लंबी यात्राओं में विशाल जोखिमों को देखते हुए ब्याज की दरों का उच्च रखा गया था। मतलब कहने का, अब विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, विदेशी व्यापार लोन पे काम होता सारा, है ना। बड़ा बड़ा व्यापार होता है ना, उसके पास, किसी के पास करोड़ों रुपए नहीं है, सब मुकेश अंबानी नहीं है, कोई धीरू भाई अंबानी नहीं है, सबके पास सब पैसा नहीं है, यही भी कहीं ना कहीं लोन लेके ही काम करते हैं। तो ये लोन लेते हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं, वित्त पोषण के रूप में ऋण लेते हैं, और ये लोन लेकर क्या करते हैं, लोन लेते हैं और फिर अपना विदेशी व्यापार प्रारंभ करते हैं। अब उसके लिए अगर कोई यात्रा लंबी है, लंबा व्यापार है, लंबे यात्रा वाला व्यापार है जिसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उन पर ब्याज दर ज़्यादा होती है। देखो लोन तो मिल जाता है, अगर कोई नुकसान हो गया, माल डूब गया, पैसा डूब गया, तो नुकसान किसको होगा, मध्यस्थ को होगा, है ना, इन सेठों को नहीं, इनको होगा। तो ऐसी स्थिति में नुकसान उनका होने वाला है, तो उनकी ब्याज दर भी ज़्यादा होती है। नॉर्मली ब्याज दर 5 या 6% होती होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये 10 से 15% होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नुकसान भी तो है। नुकसान से बचने के लिए कई बार ये विदेशी व्यापारों में ब्याज दरें ज़्यादा होती थी, ये मध्यस्थों के उदय में कहा गया। फिर नेक्स्ट, उदार सौदों के अभ्युदय तथा ऋण अग्रिमों की उपलब्धता में गतिविधियाँ बढ़ाया गया। मतलब क्या हुआ, कई बार उदार सौदे भी किए गए और कई बार अग्रिम पैसा भी देके भी व्यापार किया जाता था। मध्यस्थों में क्या होता था कि मैं दे देता हूँ पैसा, आप मुझे दे देना, ये वाला सिस्टम है। मान लो इस व्यक्ति को व्यापार करना है, इस व्यक्ति के पास पैसा लेना है, माल लेना है, ठीक है, और ये क्या है, मध्यस्थ है, मध्यस्थ नहीं, मिडल मैन, ठीक है, MM है, ठीक है। अब इसको इसके पास माल लेने जाना है, ठीक है, तो ये भाई साहब, ले भाई तू मेरे साथ चल, मैं इसको माल दिला देता हूँ। तो इसके पास क्या, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे आपसे माल चाहिए। तो उसने कहा नहीं, पैसा बिना मैं तो माल नहीं दूंगा। तो इसने क्या कहा, चलो मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, साथ साथ में मैं पैसे देने को तैयार हूँ, ठीक है, आप इसको माल दे दो। तो ये इसको पैसा मिल गया और इसको माल मिल गया। तो इसको क्या मिला, ये उसके बदले में क्या, कि लाभ रूप में कमीशन हो सकता है, ब्याज हो सकता है, इत्यादि लेगा। ये काम होता था। उदार सौदों का अभ्युदय हुआ, ऋण अग्रिमों की उपलब्धता आदि इत्यादि गतिविधियों का भी विकास हुआ। ये हमारे मध्यस्थों के उदय में कहा गया। अगर आपसे पूछे मध्यस्थ उदय क्या है, तो व्यापार और विदेशी व्यापार के विकास के लिए एक नई तरह की संस्थाओं का उदय हुआ, जिसे हम मध्यस्थों का उदय कहते हैं, जिसमें जगत सेठ जैसी संस्थाएं, बैंकरों का न्यास हुआ, विदेशी व्यापार में वित्त पोषण के लिए ऋण उपलब्धता, उदार और अग्रिम व्यवस्थाएं भी शुरू की गई। उसे ही मध्यस्थों का उदय कहा गया। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया? ये टॉपिक आज का हमारा क्लियर हो गया।